नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस अकेडमी में। दोस्तों आज का डेट है 11 मई 2022 और डेली करंट अफेयर्स में जो हम लोग सोर्सेस में से फोकस करने वाले हैं वो असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज और रिगार्डिंग दिस पीडीएफ आई विल पुट द लिंक टू इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को डायरेक्टली। अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं भद्रा एस अकेडमी में तो एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स एज वेल directly, right? And of course you can log on to this bhodraisacademy.in as well. चलिए, सबसे पहला यहाँ पे द हिंदू से ही न्यूज़ लिया गया। वैसे आसाम ट्रिब्यून में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज न्यूज़ नहीं है, राइट? तो इसीलिए चलिए डायरेक्टली ले लेते हैं। माइनॉरिटी टैग के रिलेटेड एक बहस चल रही है हमारे देश में, राइट? तो माइनॉरिटी टैग बेसिकली सेंटर ने जो है ना यू टर्न ले लिया है इस फील्ड में ना। इस फील्ड में मतलब क्या पहला का कुछ इस टाइप का डिसीजंस लिया गया था? जी हाँ, देखो आपको पता होना चाहिए दैट कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पे हेमंत बिश्व शर्मा ने बोला था दैट सेंटर ने बोल दिया है हमें दैट माइनॉरिटी टैग जो है स्टेट भी घोषित कर सकती है, इसीलिए कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में हम लोग हिंदूज़ को माइनॉरिटी टैग प्रोवाइड करेंगे, बोला था ना, याद आ रहा है? अब वही चीज़ है ना, उसमें क्या बोला गया था सेंटर के द्वारा दैट अगर स्टेट चाहे तो स्टेट भी अपने रीजन्स में माइनॉरिटीज़ हिंदूज़ को भी माइनॉरिटीज़ घोषित कर सकती है अगर वो माइनॉरिटी में है तो, ठीक है? तब वो सेंटर ने बोला था, बट अभी जो है ना सेंटर ने इसी बात पर यू टर्न ले लिया है एब्सोल्युटली, ठीक है? देखो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया, अर्लियर वर्जन बोला गया था स्टेट भी डिक्लेयर कर सकता है, बट नया वर्जन जो है सेंटर के द्वारा यह बोला जा रहा है दैट सेंटर अलोन वाज वेस्टेड विद द पावर टू नोटिफाई माइनॉरिटी कम्युनिटी। सिर्फ सेंटर के ही पास इतना पावर है जो क्या सेंटर कोई भी राज्य में माइनॉरिटी कम्युनिटी को घोषित कर सकता है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दो कानून का हवाला दे रही है। पहला वाला कानून है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एजुकेशन एक्ट 2004 और दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992, ठीक है? ये जो दोनों एक्ट है ना दोस्तों, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए थे, जो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना एम्पावर करती है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को ईजीली घोषित कर सकती है, ठीक है? तो यही चीज़ बेसिकली सेंटर का स्टैंड है दैट देखो भाई, ठीक है वैसे तो हमारे पास ही पावर है बट स्टिल हम जो है अपने से सब कुछ नहीं, डिसीजन अचानक से नहीं ले लेते अब्रप्टली। इनफैक्ट पहले तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से उसके बारे में प्रॉपर कंसल्टेशंस की जाती है और स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं डिफरेंट अदर स्टेक होल्डर्स के साथ भी कंसल्टेशंस की जाती है जिससे कोई भी फ्यूचर के कॉम्प्लिकेशंस ना आए। जैसे ऐसा हो ही सकता है ना दैट अभी घोषित किया, फ्यूचर में फिर कोई दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी बोल रही है नहीं नहीं भाई इसको माइनॉरिटी कम्युनिटी आप क्यों घोषित कर रहे हैं, इसकी तो नंबर्स ज़्यादा है ना? और ऐसा हुआ भी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दैट 2019, जी हाँ देखो 2019 का रिपोर्ट है, ठीक है? तब राजनाथ सिंह जो थे हमारे गृह मंत्री थे, दैट इज होम मिनिस्टर थे, ठीक है, पिछले बीजेपी वाले गवर्नमेंट में। उस समय इन्होंने बोला था पार्लियामेंट के फ्लोर से दैट यूनियन गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है टू ग्रांट एसटी स्टेटस टू 6 कम्युनिटीज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, स्पेसिफिकली असम। और वो 6 कम्युनिटी कौन सी थी? चुटिया, मोटोक, मोरान, कोच राजवंशीज, ताई अहोम और टी ट्राइब्स। इन 6 कम्युनिटीज़ को जो एसटी स्टेटस घोषित देने वाली थी। देखो तभी बोला था 2019 में, तो अभी तक तो हो जाना चाहिए था टेक्निकली, बट अभी तक नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं असम के जो कि इस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं दैट देखो, क्योंकि देखो ये लोग भी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल असम में 100 लोग रहते हैं, मैं इस फालतू का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? एनीवेज, अब इस 100 लोगों में फॉर एग्जाम्पल 18 लोगों को SC ST स्टेटस दे दिया गया है, ठीक है? या फिर ST स्टेटस के अंदर इतने लोग हैं, है ना? अब 18 लोग को दिया गया है ना? सोचो कल को एक एग्जाम होने वाला है जहां पर 2 रिजर्वेशन है ST का, तो इन 18 में से ही ना इस पे सिलेक्शन होगा जी, 18 में से कोई 2 आएगा, ठीक है? अब अगर सरकार बोल रही है दैट नहीं भाई बाकी यहाँ पे जो 10 है और भी 10 को हम इस पे घुसाएंगे, तो क्या हो जाएगा? तब टोटल 28 नंबर हो जाएगा। अब 28 में भी तो 2 ही सीट्स रिजर्वेशन होंगी ना, तो अब बताओ 18 में से 2 का सिलेक्शन इजी होता है या 28 में से 2 का सिलेक्शन? ऑफ कोर्स 18 में से 2 का सिलेक्शन इजी होगा ना, समझ रहे हो बात? इसीलिए जो वहाँ के लोकल कम्युनिटीज़ है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। इसीलिए अभी तक जो है जो क्या 2019 में बोला गया था सरकार, केंद्रीय सरकार के द्वारा, अभी तक इन लोगों को जो है ST स्टेटस नहीं दिया गया। समझ रहे हो बात, है ना? इसीलिए नेक्स्ट भी दोस्तों द हिंदू से ही लिया गया है। GS पर 3 पर्सपेक्टिव से सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देन मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया से आप इसको रिलेट कर सकते हो। बात की जा रही है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को बनाने की।
अब देखो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने की क्यों बात की जा रही है इंडिया में, क्योंकि आपको पता है दैट हमारे वेस्टर्न फ्रंट और नदर्न फ्रंट में जो है ना हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, इनके साथ टैकल करने के लिए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप हमें बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये आर्मी चीफ ने कहा है बेसिकली। नाउ ये क्या क्यों है, सवाल ये होता है। देखो इसके पीछे आपको देखना पड़ेगा पास्ट के कुछ कुछ इंसिडेंट्स, और वो क्या है 2001 आपको पता होना चाहिए इंडियन पार्लियामेंट में पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा अटैक कर दिया गया था, राइट। जैसे अटैक किया ना वैसे ही हमने भी अपने मतलब हम लोग अटैक करने वाले थे तब पाकिस्तान के ऊपर, मतलब पूरा रेडी हो गया था। जैसे इंडिया पाकिस्तान का ये बॉर्डर है ना, हमारी फोर्सेस ऑलरेडी बॉर्डर में तैनात हो चुकी थी, बट ये जो बॉर्डर में जो तैनात हुई ना दोस्तों, ये बहुत लेट हुई थी, स्विफ्टली नहीं हुआ, टाइम लगा। समझ रहे हो बात। अब ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से फॉर एग्जांपल अगर बना दिया गया ना, तो कल को अगर पाकिस्तान जरूरत भी करे ना कुछ भी हल्का सा भी, वो तो देख ही लिया आपने उड़ी में क्या हुआ था, हम लोगों ने क्या कांड किया था, ठीक है। तो अब से मतलब हमारा जीरो टॉलरेंस हो गया, खत्म बात, ठीक है। कुछ भी हमारा नुकसान करोगे अगर हमें पता चल रहा है दैट इज बेस्ड ऑन योर सॉइल, वी विल ऑल्सो रिएक्ट, और हम लोग ऐसा वैसा रिएक्ट नहीं करेंगे। अभी तो भैया पूरा जोरों शोरों से है ना चल रहा है हमारा इंतज़ाम। तो यही चीज़ है दैट जिससे फ्यूचर में अगर बाई चांस चाइना या फिर पाकिस्तान के द्वारा इस टाइप से कुछ भी हरकतें की जाए तो हमारे को एकदम स्विफ्ट मूवमेंट हो, जल्दी से जल्दी रैपिड मूवमेंट हो, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस चले और जल्दी से जल्दी हम लोग भी उनके सॉइल पर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस कर सके ना। सवाल होता है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप ये कैसी होगी। देखो ये सेल्फ सफिशिएंट होगी, ठीक है। मतलब ये जो ग्रुप में जो सैनिक रहेंगे हमारे, इनको इतना ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाएगा दैट कुछ ज़रूरत नहीं है, मतलब हॉस्टाइल सिचुएशन में भी ये लोग रह सकते हैं, राइट। इतना ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाएगा। टेलर मेड ट्रेनिंग होगा। टेलर मेड पता है, जैसे आपका कपड़ा है ना, आपका साइज़ अलग है ना जी, तो टेलर क्या करता है आपके साइज़ के हिसाब से वो कपड़ा बनाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड टेलर मेड, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी जो है ना ये भी टेलर मेड होएंगी। टेलर मेड मतलब बेसिकली किस टाइप के टेरेन के लिए, किस टाइप के सिचुएशन के लिए कैसे फोर्सेस चाहिए, उस टाइप के फोर्सेस जो है वहाँ पर भेजे जाएंगे। समझ रहे हो बात। सो दे विल बी मोबिलाइज्ड विद इन 12 to 48 आवर, 1 से 2 दिन, मतलब 12 घंटे, एक दिन भी नहीं है ना, मतलब आधा दिन से 2 दिन के बीच में ही मोबिलाइजेशन हो जाएगा और जल्दी से हम लोग बड़े लेवल पे ऑपरेशंस भी कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट दोस्तों, ये लाइव मिनट का आर्टिकल है, GS3 इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी पर्सपेक्टिव से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। रिगार्डिंग इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जा रही है ना। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि बोला जा रहा है दैट अभी तक जो इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है ना पेट्रोल के साथ, वो अराउंड 9.99%, मतलब अराउंड 10% हो चुका है। और हमारा टारगेट क्या है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को इंश्योर करना 2025 तक। समझ रहे हो बात। तो वही चीज़ बोला गया यहाँ पे। इथेनॉल होता क्या है, ये एक प्रिंसिपल बायोफ्यूल है जिसको नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे भैया, फर्मेंटेशन करके शुगर का, ठीक है। अच्छा, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है, इसका मेन एम जो है देश में यही है दैट कंट्री का जो डिपेंडेंस, देखो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा तेल को इम्पोर्ट करना पड़ता है ना वेस्टर्न कंट्रीज से, वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, इराक, ठीक है, ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करना पड़ता है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत हम लोग क्या क्लेम कर सकते हैं दैट हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है ना क्रूड ऑयल का इन देशों से, वो घट सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इथेनॉल को खुद अपने देशों में ही फर्मेंटेशन ऑफ शुगर या फिर ईस्ट से तैयार कर रहे हैं। समझ रहे हो बात। तो और उसी को जो फर्मेंटेशन करके अल्टीमेटली हम लोग पेट्रोल में मिक्सअप कर दे रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कल को हमारे अगर 100 लीटर का हमारा पेट्रोल चाहिए होता था इंपोर्ट करना, राइट, अभी अगर हम लोग 20% इसको मिक्सअप कर दे रहे हैं तो मतलब फ्यूचर में हमको मात्र 80 लीटर ही मतलब डाउनलोड, क्या बोल रहा हूँ मैं, डाउनलोड करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात, है ना। तो इसीलिए ब्लेंडिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है दैट इथेनॉल का मतलब हमारा जो पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंस 100% खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। 2050 तक तो भूल ही जाओ भैया, है ना, क्योंकि डेवलपिंग फेज में है ना हमारे देश, है ना, वो तो चाहिए ही है, एनर्जी नीड तो चाहिए ही है। वी आर द कंट्रीज विच इज़ एनर्जी क्रंच, मतलब बहुत ही कम एनर्जी है अवेलेबल, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को एनर्जी नीड तो चाहिए ही। इनफैक्ट वे फॉरवर्ड भी दिया गया है दैट इससे फ़ायदा क्या होगा। देखो इससे फ़ायदा यही होने वाला है दैट इथेनॉल जो है हम लोग वेस्ट से प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेस्ट इन द सेंस, देखो अभी क्या है ना दैट हमारे को बायोफ्यूल पॉलिसी जो है उसको और भी ज़्यादा इन्हांस करना पड़ेगा, जिससे वेस्ट मटेरियल्स जो है
वेस्ट मटेरियल मतलब सॉलिड वेस्ट मटेरियल नहीं बोल रहा हूँ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है, उससे भी ईजीली ये हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जट उन वेस्ट प्रोजेक्ट के कारण जो मीथेन रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में वो नहीं होगी और क्लाइमेट और एयर क्वालिटी जो है वो सही रहेगी, ठीक है। वाटर क्राइसिस जो होता है उससे भी बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। आप बोलिएगा सर वाटर क्राइसिस से इसका क्या रिलेशन है भैया? देखो अब क्या होगा, नया जो इथेनॉल पॉलिसी है इसको इंश्योर करना पड़ेगा दैट फार्मर्स जो है ज़्यादा वैसे क्रॉप्स ना उगाए जो क्या वाटर इंटेंसिव क्रॉप हो। क्यों ना फार्मर्स वैसे क्रॉप उगाए जो क्या जिससे बायोडीजल बनता है, ठीक है, और वो वाटर इंटेंसिव है भी नहीं। तो इससे क्या होगा ना, दैट सोचो अभी राइस अगर जो हम लोग उगा रहे हैं, राइट, तो राइस शुगर केन कितना ज़्यादा पानी लगता है, ठीक है। अब इसमें किसानों को मुनाफा भी ज़्यादा नहीं होगा। अब अगर आप बायोफ्यूल रिलेटेड अगर प्लांट्स को कल्टीवेशन करोगे तो वहाँ पे एक तो पानी भी कम लगेगा और अगेन प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, राइट। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा हमको क्रॉप प्रोडक्शन में, दैट इज़ without depleting groundwater resources, arable land constraints, erratic monsoons, and dropping crop yield due to climate change, food production must be prioritized over the crops of fuel. जी हाँ, crops fuel, I mean वैसे क्रॉप्स जो कि फ्यूल के लिए हो वो तो है ही, ठीक है, बट उसको एक लेवल के बाद अगर प्रोड्यूस करने लग गए ना, इससे क्या होगा ना, दैट फ्यूल बहुत सस्ता हो जाएगा और उसके बाद जो नॉर्मल क्रॉप्स जो है, क्योंकि देखो फ्यूल अगर ना भी हो ना तो भी आप जिंदा रह सकते हो, है ना। अगर आपके पास मोटरसाइकिल गाड़ी ना हो तो भी आप जिंदा रह सकते हो ना। खाना पीना ना रहे तो इंसान जिंदा रह सकता है नहीं ना। ऊपर से इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, कभी नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स कुछ कुछ है जहाँ पर हम लोग को फोकस करने की ज़रूरत है। दैट इज़ बोला गया दैट टू अचीव द की गोल दैट इज़ द एमिशन रिडक्शन, ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जैसे ई व्हीकल को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। देखो क्यों कितना आप इथेनॉल ब्लेंडिंग जो भी इथेनॉल प्रोड्यूस भी कर रहे हो उससे भी कहीं ना कहीं देखो कार्बन फुटप्रिंट तो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ ही रहा है ना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इथेनॉल भी बनाओगे तो उसको बनाने के लिए भी तो कार्बन फुटप्रिंट वो ग्रीन मेथड से तो नहीं बन रहा है ना जी, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है ठीक है जो भी हो रहा है वो हो रहा है, बट मेक श्योर करना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जैसे ई व्हीकल्स को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। जीरो एमिशंस रिचार्जिंग, इसको इस सब चीज़ों ऐसी चीज़ है कुछ कुछ जिसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। नाउ ये सब इसलिए भी आपको बताया जा रहा है ना दैट 2020 में ही एक मेंस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था। उस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, है ना, और आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहले तो वीडियो पॉज करके खुद देखिए, उसके बाद आप मेरा लेक्चर सुनिए, ठीक है। देखो क्या अभी आपका आंसर सही निकला होगा, चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। एंड ट्रस्ट मी ये जो क्वेश्चन है ना शायद ही किसी ने पढ़ा होगा, शायद ही किसी ने पढ़ा होगा, ठीक है, बट स्टिल यूपीएससी वहीं पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को बॉम्बार्ड कर देती है ना। आप भी सोचोगे अरे भाई यूपीएससी कितना टफ है, बट देखो एकदम इतना लुल्लू वाला क्वेश्चन है ना, इतना इजी क्वेश्चन है, मैं क्या बोलूँ आपको। चलो देखो आधा तो क्वेश्चन मैं गारंटी हूँ इसमें अराउंड 80% बच्चे तो कुछ आता ही नहीं होगा, ठीक है, बाकी 20% ने इसमें थोड़ा दिमाग लगा के सॉल्व किया होगा। मैं चाहता हूँ इस 20% में आप लोग भी आओ, ठीक है। कैसे, देखो अब यहाँ पे बोला गया नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स के तहत इनमें से कौन कौन सा रॉ मटेरियल सरकार यूज़ करेगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, राइट। देखो आप कॉमन सेंस लगाओ, सरकार वैसे ही बायोफ्यूल्स को यूज़ करेगी जो क्या इकोनॉमिकल हो सरकार के लिए भी, है ना। कॉमन सेंस, अभी जैसे पेट्रोल कितना 100 लीटर के आसपास चल रहा है, राइट। तो अगर हम सोचो इन सब से किसी से भी अगर बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मेक श्योर करना पड़ेगा ना जी उसका वैल्यू इससे तो कम होना चाहिए। कॉमन सेंस सब आता है तभी आप उसको उगाओगे, ठीक है। एनीवेज देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए गए। कसावा, डैमेज्ड व्हीट ग्रेन्स, ग्राउंड नट सीड्स, हॉर्स ग्राम, रॉटन पोटैटोज, शुगर बीट। देखो अब रॉटन पोटैटोज है ना, अगर आप 10 किलो खरीदने जाओगे कितना रुपये पड़ेगा, है क्या 100 रुपये का पड़ेगा, नहीं ना, सस्ता ही मिलेगा। सड़ गया यार टमाटर, है ना, पोटैटो सड़ गया है, क्या करेगा वो, आपको 2 रुपये में दे देगा, आपको ले भाई पूरा ही ले फ्री में ही दे देगा, जा उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। शुगर बीट्स का क्या वैल्यू है ना। कसावा, डैमेज व्हीट ग्रेन्स बहुत कम दामों में मिलता है, बहुत से ज़्यादा, इस सबको गाय को खिलाया जाता है ये सब, ठीक है, तो बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है, ठीक है। तो आप खुद देखिए। और क्या है, हॉर्स ग्राम, ग्राउंड नट सीड्स, देखो ध्यान से देखना, ग्राउंड नट सीड्स पता है वो क्या होता है, वही बादाम,
आमार का चेन्नई को जुद्ध बाजा बादाम, वही वाला है ना। तो आप खुद सोचो बादाम का रेट कितना है? अलग अलग जगह में वैरी करता रहता है, कहीं पर 160 रुपये किलो भी आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर 120 रुपये भी मिलेगा, ठीक है। तो एनीवेज आप सोचो 1 किलो बादाम से कितना आप लीटर बायोफ्यूल उगा पाओगे, बताओ तो। क्या 1 लीटर हो पाएगा? कभी नहीं हो सकता, है ना। तो कितना, मतलब 1 लीटर शायद आपका बायोफ्यूल निकालने के लिए शायद 25-30 किलो बादाम चाहिए होगा, है ना। एक किलो अगर मैं मान रहा हूँ 100 रुपया, ठीक है, तो 25-30 का कितना होगा? 2,500। तो 2,500 रुपया तेल आप खरीदोगे? नहीं ना, कोई तो पागल नहीं है, सरकार भी पागल नहीं है जो उतना खर्चा करेगी। तो आप दिमाग लगाओ ना, क्या ये इंक्लूडेड हो करेगी सरकार? कभी नहीं करेगी ना जी, कॉमन सेंस तो यही लग गया, ठीक है। तो 3 हट गया। अब देखो 3 कौन कौन से ऑप्शन में, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर है नहीं ना, बस यही आंसर है ना। देखो कच्चा बादाम कितना फेमस कर दिया है उस बंदे ने गा गा कर। तो एनीवेज समझो, मतलब इस टाइप के इजी क्वेश्चंस हमें रहते हैं, शायद हमारे आँख से गुजर जाता है, हम लोग को पता भी नहीं चलता है। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट इश्यूज देखते हैं। बेसिकली नेशनल फिजिकल लिटरेसी मिशन के रिलेटेड न्यूज़ में, क्यों न्यूज़ में है भैया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पूछा है और उसका रिस्पांस मांगा है दैट क्यों ना आप स्पोर्ट्स को फंडामेंटल राइट घोषित कर दे आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ यहाँ पे आप बोलिएगा सर ये क्या बोला जा रहा है? देखो, एक तो अभी डिमांड किया जा रहा है स्पोर्ट्स को जो है ना उसको फंडामेंटल राइट घोषित करने को, मतलब ये सरकार का जिम्मेवारी होगा दैट बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति और भी ज़्यादा जागरूक करना, उनको स्पोर्ट्स खिलाया जाना चाहिए। क्योंकि हमारा आपको पता है दुनिया भर में स्पोर्ट्स के मतलब सिर्फ क्रिकेट ही हम लोग को आता है इंडियंस को, और कुछ नहीं आता है हमें, ठीक है। अब देखो दुनिया USA चाइना देखो कितना आगे ज़्यादा बढ़ गई है, स्विमिंग में देखो आगे है, निकली हुई है, हर एक स्पोर्ट में देखो भाई। यहाँ पे तो इंडिया में कुछ कुछ ऐसे स्पोर्ट्स है खेले ही नहीं जाते हैं, है ना। देख लो ना जिम्नास्टिक, क्या नाम है, कोई नाम पता है आपको? है ना, सिर्फ एक वही नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की थी कर्मकार, सिर्फ उसी का नाम पता है, और किसी का नाम पता है नहीं। अब क्रिकेटर पूछोगे, अरे भाई MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये फलाना टिकना, हजारों नाम आप बोल दीजिएगा क्रिकेटर्स का, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम वही छोटे से सुनते आ रहे हैं, अभी तक पता है, वही चीज़ हम लोग देखते आ रहे हैं, राइट। बट वहीं पर एक स्विमर का इंडिया का नाम पूछूंगा, घंटा कुछ नहीं आता है आपको शायद, है ना। एक शूटर का पूछूंगा, हाँ 1-2 आता है शायद, ठीक है। बट स्टिल वही ना मैं बोल रहा हूँ, जैसे क्रिकेटर्स का इतने सारे क्रिकेटर्स का आपका नाम आता है ना, युवराज, हरभजन, सब कुछ, है ना, मोहम्मद कैफ, इरफान पठान। तो जब इनका इतना नाम आ रहा है तो यार बाकी फील्ड में क्यों नहीं? बट बाकी फील्ड में इसलिए नहीं नाम आता ना क्योंकि हमें पता नहीं है उनके बारे में ज़्यादा, ठीक है। अब इसीलिए सर आप देखो ये दिस इज़ वेरी हाई टाइम, ठीक है। आने वाले फ्यूचर में हमें को इंश्योर करना पड़ेगा ना जी दैट ओलंपिक्स में हमारे भी मेडल्स ज़्यादा रहे, है ना। तो अगर मेडल्स को अगर बढ़ाओगे तो मेक श्योर करना पड़ेगा दैट हाँ स्पोर्ट्स में भी ध्यान दे, और स्पोर्ट्स में ध्यान अगर दोगे तो अभी से ध्यान देना पड़ेगा भाई। अभी से अगर ध्यान दोगे ना तो आने वाले 10 साल बाद जो है हमें रिजल्ट उसका मिलेगा, अचानक से थोड़ा ना मिलेगा दैट इस बार सरकार ने इम्प्लाई कर दिया तो नेक्स्ट साल से ही हम लोग टॉप करें मेडल लिस्ट में। ना 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 ना, वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए सरकार बोल रही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट बोल रही है क्यों ना इसको फंडामेंटल राइट ही घोषित कर दे। और ये जो नैरो फ्रेज है ना स्पोर्ट्स, इसको सिर्फ स्पोर्ट ना बोल के हम लोग इसको फिजिकल लिटरेसी बोले, है ना। इससे क्या होगा दैट हम जो है देश इंडिया वो एक लीडिंग स्पोर्टिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड कहलाएगा, है ना। इनफैक्ट द रिपोर्ट वाज फाइल्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जी हाँ सर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह फाइल किया गया था, जिससे डिमांड किया जा रहा है दैट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाए और स्पोर्ट्स को एक फंडामेंटल राइट घोषित किया जाए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को भी अमेंड करने की बात बोली जा रही है। क्यों और इसमें क्या ऐड की जाने के लिए बोल रही है? उसमें बोला जा रहा है दैट स्ट्राइव फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एजुकेशन, इसको इंक्लूड करना। मोरओवर अगर एक भी चीज़ और भी जो आर्ग्यू किया जा रहा है वो दिया जा रहा है दैट स्पोर्ट्स को आप कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो, अभी जो प्रेजेंटली स्टेट लिस्ट में वहाँ से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो। इससे फ़ायदा ये होगा दैट स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल और स्टेट दोनों एक साथ मिलकर इस पर मिल बांट कर कानून बना सकती है आराम से। समझ लो बात? अच्छा, साथ ही साथ नेशनल फिजिकल लिटरेसी मिशन की भी बात की जा रही है, और इस मिशन के थ्रू बेसिकली बोला जा रहा है
दैट क्यों ना हम लोग स्कूल चिल्ड्रंस को ही ग्रूम करना स्टार्ट कर दे अभी से, दैट उनके करिकुलम में ही स्पोर्ट्स इंक्लूड कर दे, राइट उसको मतलब मॉनिटरिंग कॉम्प्लायंस कर दिया जाए, उनका प्रॉपर रिव्यू किया जाए, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे उन लोग सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, इनफैक्ट वॉलीबॉल, फुटबॉल, डिफरेंट अदर स्पोर्टिंग इवेंट्स में भी अपना पार्टिसिपेट कर सके। ग्रीवांस रिड्रेसल एंड सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म सब कुछ स्कूल्स के लेवल से ही प्रमोट करने की यहाँ पे बात की जा रही है अंडर द नेशनल फिजिकल लिटरेसी मिशन। समझ रहे हो बात? अच्छा, अब मैं ये क्यों बोल रहा जा रहा हूँ दैट बच्चों से ही ये किया जा रहा है, क्योंकि जब मैंने बोला था ना आने वाले दैट हमारा मेडल लिस्ट अगर देखोगे बहुत ही कम है। देख लो, ये देखो इंडिया है, ठीक है, और ये देखो यूएसए। अब यूएसए के कितने मेडल लिस्ट है, रशिया का देखो कितना है, चाइना, जर्मनी, क्या फ्रांस, कितने आगे हमसे निकले हुए यार। अब हमारा देखो कितना पुअर है भाई साहब, ठीक है। 2004 के ओलंपिक्स में 1 मेडल था, है ना, मतलब क्या गंदा परफॉर्मेंस। तो अब इसी गंदा परफॉर्मेंस को अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो अगेन इस टाइप के पॉलिसीज जो है हमारे देश में चेंज करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में। नाउ मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की, लेकिन है ना बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स पढ़े, मेरे को खुद ही वेट बल्ब टेम्परेचर प्रॉपर्ली समझ में नहीं आ रहा था, है ना। उसके बाद इतना ज़्यादा इंटेंसिव कर लिया है ना दैट अभी प्रॉपर्ली समझ में आ गया है ना। और मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल बोल रहा है दैट 5 तारीख को जो आपका यूपीएससी एग्जाम होगा ना वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछेगा, ये मेरा दिल बोल रहा है, पता नहीं, है ना। और ऑफ कोर्स एपीएससी क्वेश्चन में भी देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले। क्यों पता है क्यों? क्योंकि आईपीसीसी का जो रिसेंटली रिलीज हुआ है ना 6th असेसमेंट रिपोर्ट, उसमें आईपीसीसी ने एम्फसाइज किया है रिगार्डिंग वेट बल्ब टेम्परेचर। नाउ ये वेट बल्ब टेम्परेचर क्यों, मतलब आईपीसीसी इतना ध्यान क्यों दे रही है? देखो हमें पता है ना दुनिया भर में क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। क्लाइमेट चेंज हो रही है इसका मतलब क्या? गर्मी बढ़ रही है ना, मतलब हमें हीट वेव्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आए दिन हम लोगों ने डिस्कस भी किया था ना कुछ दिन पहले हीट वेव्स के रिलेटेड एक आर्टिकल, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे दोनों प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से दोनों से इंक्लूड कीजिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, अगर इंडिया की बात करें तो हीट वेव्स का इंपैक्ट कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, साउथ सेंट्रल इंडिया, हो रहा है क्या नहीं? और हीट वेव्स का डेफिनेशन मैंने क्या दिया था दैट अगर पास्ट के टेम्परेचर्स के एवरेज के कंपैरेटिवली अगर आपका मिनिमम 5 से 6 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना कोई सीजन में, तो उसको हम लोग हीट वेव का कंडीशन बोलेंगे। या फिर अगर जनरल कंडीशन ले तो प्लेन्स एरिया में अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर, हिली रीजन्स में अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर अगर आपको देखने को मिल रहा है, सो दैट इज़ अ सिचुएशन ऑफ हीट वेव्स। हीट वेव्स का मतलब क्या होता है दैट अरे भाई बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी, लोग सह नहीं पाते हैं उसको, है ना, मतलब लोगों की मृत्यु भी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, मृत्यु हो जाती है तो हमें कैसे पता चलता है हीट वेव? नॉर्मल ऑफ कोर्स ये टेम्परेचर्स पता कर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो ये टेम्परेचर्स निकालती है, तो देखो भाई इस रीजन में इतना टेम्परेचर है, इस रीजन में इतना टेम्परेचर है ना। सवाल होता है ये जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ये है क्या? देखो ये जो है ना ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का बात करेंगे? वेट बल्ब टेम्परेचर। ना सवाल होता है ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है? देखो ये जितना भी टेम्परेचर आपको दिखता है ना न्यूज़ चैनल में, आपको नहीं दिखता है डेली के दैट हाँ आज का वेदर समाचार, गुवाहाटी में न्यूनतम इतना टेम्परेचर है और मैक्सिमम इतना टेम्परेचर है, वैसे दिल्ली में न्यूनतम इतना टेम्परेचर है और मैक्सिमम इतना टेम्परेचर है, श्रीनगर में इतना है उतना है, ठीक है। तो वो जो बोला जाता है ना, वो भी जो डेली मैक्सिमम और डेली मिनिमम टेम्परेचर रीजन वाइज जो पोर्ट्रे किया जाता है, वो भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर होती है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, सवाल होता है तो फिर वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है भाई ये? अब देखो क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ, अगर सिंपल शब्दों में चलिए, ये सब मत पढ़िए, ठीक है, ये बुकिश नॉलेज है ना, ये सब अभी 2 मिनट के लिए देखिए मत, मैं आपको समझा रहा हूँ, वो समझने की कोशिश कीजिए। देखो गर्मी होता है, कुछ रीजन में ऐसा गर्मी आपको दिखेगा जहाँ पे पसीना नहीं निकलेगा, है ना। आप राजस्थान चले जाओ, है ना, वहाँ पे गर्मी तो बहुत ज़्यादा होगा बट आप शरीर में पसीना नहीं देखोगे, है ना। चलो कुछ रीजन ऐसा होता है, इतना गर्मी होता है दैट पसीना एकदम छूटते रहता है। और आप सोचो, आप खुद सोचो ना, आपको 2 मिनट के लिए मैं आप खुद सोच, आपको राजस्थान में भेज दूँ जहाँ पे गर्मी तो आपको लग रही है उतनी ही बट पसीना नहीं निकल रहा है, और आपको कोई दूसरा रीजन में ऐसा रीजन में भेज दूँ जहाँ पे गर्मी भी आपको उतनी ही लग रही है और पसीना भी धड़ाधड़ निकले जा रहा है, तो आपको किस रीजन में अनकंफर्टेबल फील करोगे बताओ तो? ऑफकोर्स दूसरा वाला रीजन,
ठीक है, पूरा शरीर भीग जाएगा, अजीब टाइप का लगेगा यार, आप खुद सोचना भीगा शरीर में कैसे इंसान रह सकता है, ठीक है। बट एनीवेज यहाँ पे वही चीज़, वेट बल्ब का टेम्परेचर का जो है ना कॉन्सेप्ट यहीं से कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है। नाउ पहले तो मैं ये बताऊंगा दैट पहला वाला कंडीशन जहाँ पर आपका पसीना नहीं निकल रहा था और दूसरा वाला कंडीशन जहाँ पर आपका पसीना निकल रहा था, इस दोनों में डिफरेंस क्या है? इस दोनों में यही डिफरेंस है दैट पहला वाला रीजन में जो है ना एटमॉस्फेयर में इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है, वो मॉइस्चर की कमी है, इसलिए आपका शरीर में से जो पसीना निकल रहा है ना वो अचानक से जो वहाँ का एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। समझ रहे हो बात? बट दूसरे वाले कंडीशन में जो है ना ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। मतलब आप खुद सोचो, आपके इर्द गिर्द एम्बियंट इन्वायरमेंट में जो है ना ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, तो पहले कंडीशन में क्या था? पानी नहीं था, तो उस केस में क्या हो रहा था? एटमॉस्फेयर ही आपका शरीर से जो पानी निकल रहा है उसको खींच ले रहा था। समझ रहे हो अपने पास? बट अभी एटमॉस्फेयर में ही इतना पानी है दैट उसको पानी चाहिए ही नहीं, है ना। तो इसीलिए आपका बॉडी से जो पानी निकल रहा है ना वो चू चू कर एकदम इस टाइप का पसीना बन जाता है। समझ रहे हो बात? अच्छा, अब यहाँ पे बोला जा रहा है दैट वेट बल्ब टेम्परेचर भी जो है ना इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट है। दैट इज एक ऐसा सिचुएशन का वेट बल्ब टेम्परेचर जो है ये वैसा सिचुएशन का टेम्परेचर होता है जहाँ पर आपका ऑलरेडी मतलब आपका बॉडी से पसीना निकल रहा है ना। मोर ओवर वहाँ की जो एटमॉस्फेयर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वहाँ के एटमॉस्फेयर को और पानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब इन जनरल जो हम लोग नॉर्मल देखते थे ना दैट ये जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो हम लोग अभी भी मेजर करते हैं, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है पता है? इस ड्राई बल्ब टेम्परेचर के इर्द गिर्द जो है ना आप एक पानी रख दो या फिर एक टॉवेल रख दो जो क्या पानी से भिंगाया हुआ टॉवेल हो, ठीक है। अब ये जो पानी से भिंगाया हुआ जैसे टॉवेल रखोगे ना तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पे कुछ तो ठंडी आएगी यार। समझ रहे हो बात? है ना। तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ तो फॉल होगा इसके कंपैरेटिवली। क्लियर सा बात है? अगर यहाँ पे आपने एक रैप कर दिया है विद टॉवेल, है ना, भिंगा हुआ टॉवेल, है ना, कॉमन सेंस सा बात है, दिमाग लग रहा है ना, टेम्परेचर थोड़ा घटेगा, है ना। अब वेट बल्ब टेम्परेचर क्या बोला जा रहा है? वेट बल्ब टेम्परेचर एक वैसा टेम्परेचर है जो क्या डिटरमाइन कर सकती है इंसान का सर्वाइवल इन दिस अर्थ एज वेल। जी हाँ, इनफैक्ट ये बोला गया दैट अगर वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए, मतलब सोचो इस वेट वाले कंडीशन में दैट इज पसीना आपका निकले जा रहा है, ऊपर से वहाँ का टेम्परेचर अगर 35 से ऊपर चला गया ना तो ये फैटल भी हो सकता है आपके शरीर के लिए। इंसान इसको नहीं रख सकता है, मतलब नहीं संभाल पाएगा एंड यू कैन इवन डाई एज वेल। समझ रहे हो बात? इसीलिए यहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर को इतना ज़्यादा ये बोला जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा वेट बल्ब टेम्परेचर जो है ना ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, इससे तो लोअर ही होती है यार, है ना। वो क्लियरली हमें यहाँ पर दिख भी रहा है, ठीक है। मतलब आपको जो समझना था वह यह है दैट अभी जितने भी सारे टेम्परेचर का कैलकुलेशन होता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर के थ्रू होता है, क्लियर है। और वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है दोस्तों, वेट बल्ब टेम्परेचर एक दूसरा सिचुएशन है ना, जहाँ पर बेसिकली अगर हम लोग कंसीडर करें इस मॉइस्चर के अमाउंट को भी, दैट इज वेट बल्ब टेम्परेचर हम बोल सकते हैं ये एक लिमिट है जो क्या कंसीडर करती है हीट एंड ह्यूमिडिटी बियॉन्ड विच एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वहाँ के हीट और ह्यूमिडिटी को इंसान जो है टॉलरेट नहीं कर सकता है। वही तो आईपीसीसी के रिपोर्ट में बोला गया है। इसीलिए ये वेट बल्ब टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ में दोस्तों, ठीक है। और ट्रस्ट मी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कीजिएगा यार, आपके भलाई के लिए ही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ लिया गया रिगार्डिंग डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस जो होता है ना पैडी, है ना, उसी का डायरेक्ट सीडिंग के बारे में बात की जा रही है ना। क्यों न्यूज़ में? क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट बोल रही है दैट वैसे फार्मर्स जो कि अपने खेतों में डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस ये वाला टेक्निक यूज़ करेंगे ना, उनको हम लोग पर एकड़ 1,500 रुपया दिए जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा, ठीक है ना। जीएस पर्सपेक्टिव मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इससे आप इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं। अभी क्या होता है दैट अराउंड इतना से इतना लीटर ऑफ पानी लगता है अगर आप 1 kg राइस को उगाने की कोशिश की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, 1 kg आप राइस उगा रहे हो, है ना, उसके लिए आपको इतना लीटर पानी वेस्ट करना पड़ रहा है। इसीलिए जो ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक को इस्तेमाल किए जाने की बात की जा रही है, जिससे थ्रू बोला जा रहा है दैट वाटर की जो यूज़ है ना 15 से 20% भी घट सकता है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पर 22 से
23% भी घट सकता है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं दैट ये जो टेक्निक है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक, दैट इज DSR टेक्निक, ये एक वाटर सेविंग टेक्निक है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। नाउ ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस ये होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, प्री जर्मिनेटेड सीड्स को जो है डायरेक्टली ड्रिल किया जाता है थ्रू अ ट्रैक्टर मशीन, है ना, या फिर कोई भी पावर मशीन टू द, ये देखो इस मशीन से डायरेक्टली इसको ड्रिल किया जा रहा है खेतों में। समझ रहे हो बात? अच्छा, पहले क्या होता था कन्वेंशनल मेथड में? कन्वेंशनल मेथड में क्या ऐसा नहीं होता था? नहीं नहीं नहीं, आपको ये अगर पढ़े होंगे ना अपने इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए अभी तक जो राइस मेनली उगाया जाता है ना, वो क्या किया जाता है ना, ट्रांसप्लांटेशन राइस उगाया जाता है। दैट इज नर्सरी में राइस को उगाया जाता है, उसके बाद जब ये छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं तो उसको उठाकर अल्टीमेटली फिर बाद में फील्ड में पिरोया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, दैट इसमें एक तो से फॉर एग्जांपल अगर आप इतना बड़ा लैंड है जहाँ पर राइस को लगाना चाहते हो, ठीक है, तो आप जो पहले नर्सरी में जो इसका खेती कर रहे हो ना, उसके लिए भी आपको जो है ना, जैसे अगर इतना बड़ा लैंड है तो इसका 5 से 10% ऑफ लैंड तो आपको चाहिए जो का एक्ट करेगा आपको एज ए नर्सरी। ठीक है, इतना लैंड बर्बाद हो जाता है ना। उसके बाद यहाँ से उगा के फिर से आपको यहाँ पर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, इसमें टाइम भी लगता है ना, मेहनत भी बहुत ज़्यादा है और पानी की भी बहुत ज़्यादा खपत होती है। ठीक है, बट डायरेक्ट सीड ऑफ राइस में जो है इस कन्वेंशनल मेथड का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे कोई नर्सरी का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ये लैंड जो यूज़ किया जा रहा है फॉर प्रोडक्शन इन द नर्सरी, वो लैंड का भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप डायरेक्टली सीड्स को उगा सकते हो। ठीक है ना, सवाल होता है इसके एडवांटेजेस क्या है। देखो जैसे कि मैंने बोल दिया, लेस लेबर तो लगे, कॉमन सेंस सब आता है, हर्बिसाइड्स भी कम लगेंगे, वाटर सेविंग टेक्निक तो खैर मैंने बताया दैट कितना कम पानी लगता है ना। हर्बिसाइड्स दैट इज बोला जा रहा है दैट पर एकड़ जो है अभी बहुत ज़्यादा पैसे लगता है हर्बिसाइड्स के लिए, बट अभी जो है फ्यूचर में ये घट सकता है अगर हम ये टेक्निक यूज़ करें। ठीक है, मीथेन एमिशंस भी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगेन क्या है ना दैट फ्लडिंग पीरियड जो रहेगा कोई भी फील्ड का, वो रिस्पेक्टिवली कम रहेगा एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, इसलिए सॉइल डिस्टर्ब नहीं होता, इसलिए मीथेन एमिशन जो है वो घट जाता है। समझ रहे हो बात? चलो अब आ जाते हैं कुछ कुछ MCQs में, देखते हैं दैट आपने जो अभी तक पढ़ा है दैट क्या उसमें क्या समझा। बट उससे पहले कल जो हमने MCQs पूछा था उसके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला था कोल गैसिफिकेशन के रिलेटेड, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही थे। दूसरा ऑप्शन था आसानिक साइक्लोन, ये भी सबने सही किया है। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन था विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मंकी पॉक्स। 4 ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें A ऑप्शन सही था, बट बहुत जनों ने C ऑप्शन भी दिया, मतलब A और C दोनों दिया है। चलो मैं आपको बता रहा हूँ दैट आप लोग जिन जिन लोगों ने A और C दिया है उनके दिमाग में क्या चल रहा था वो भी मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ आपको। पहले तो देख लेते हैं दैट ये क्रम जो है सही, ये है CBA। ठीक है, जिसमें ये देखो CBA वर्षा साई का करेक्ट है, इनका सही है, सही है, सही है, सही है कॉन्फिडेंटली। अच्छा अब देखो कृतिका ने CB तो सही लिखा है, बट 3 में इन्होंने A और C लिखा है। ठीक है, वैसे ही दिशमानी ने भी 3 में AC लिखा है, उपासना ने भी 3 में A and C ओनली लिखा है, और अच्छा इन्होंने, मानस ने लास्ट वाला कंफ्यूज शायद ये हो गए थे, इन्होंने लिखा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये थोड़ा अच्छा दिमाग लगाया इन्होंने, कन्फ्यूजन है तो छोड़ ही दो, है ना। अब देखो आप लोग लेकिन एग्जाम में ये सब कभी गलती मत करना, कभी भी अगर 2 ऑप्शन आपको सही दिखे ना तो 2 गोला भरना मत, गलती से भी मत भरना। ठीक है, आपका वो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। या तो आप छोड़ के आ जाना, है ना, या तो आप क्वेश्चन का भावनाओं को समझने की कोशिश करना ना। आप लोगों में से जिन जिन्होंने ने A और C दोनों ऑप्शन मारा है ना, उनके पता है दिमाग में क्या चल रहा था? उनके दिमाग में चल रहा था दैट अरे सर ने तो आज ये डिस्कस किया, और आज वाले आर्टिकल में तो ये क्लियरली लिखा हुआ था दैट इट इज़ फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड इन यूनाइटेड किंगडम्स, है ना, तो शायद C भी सही होगा। बट देखो क्वेश्चन जो आपको आएगा ना, क्वेश्चन में ये तो नहीं बोला गया था ना, बोला जाएगा ना दैट अकॉर्डिंग टू मे मंथ ऑफ 2022 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मंकी पॉक्स, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तब तो हाँ CB ऑप्शन सही होता, या फिर पता है अगर D ऑप्शन में ये ना डालकर अगर A and C बोथ डाल देता ना, तो शायद आप लोग सही, सभी लोग जो है ना ये दोनों सही करके आते हैं, गारंटी है ना, ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ, है ना। अच्छा यहाँ पर आपको समझना, इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों तब अच्छे से समझोगे आप, है ना। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा दैट कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ना, वो कभी टाइम पीरियड बेस्ड में क्वेश्चन नहीं आता, वो आपको जनरल पूछेगा दैट हाँ 4 स्टेटमेंट है मंकी पॉक्स के रिलेटेड, आप बताइए इनमें से कौन सा सही है। आप लोगों में से जो जो ऑप्शन C इसको सही मारे, तो क्या आप देखो
अगर मैं किसी इमेच्योर्ड बंदे से पढ़ाऊँ ना, वो क्या समझेगा दैट इट वाज फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड इन यूनाइटेड किंगडम्स, मतलब शायद मंकी पॉक्स जो है सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम्स में ही रिकॉर्ड किया गया था, उससे पहले कहीं भी नहीं रिकॉर्ड किया। इसका आसार ये होता है, सही समझ रहे हो, कल के आर्टिकल के थ्रू मत जाओ दैट हाँ यूनाइटेड किंगडम से इसको पहली बार ये किया गया, नो नो नो, वो आपका सोच बिल्कुल गलत है, राइट। इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। इन जनरलिस्टिक ये क्वेश्चन पूछा गया है ना जी, तो इसलिए जनरलिस्टिक वे में कभी कभी बोला जाता है ना बच्चों की तरह हमें सोचना चाहिए, है ना। तो जिन जिन ने सीबीए लिखा है, इन्होंने शायद बच्चों की तरह सोचा होगा या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचा होगा, सीधा टिक मार के आ गया और इनका सही भी हो गया, ठीक है। बट आप लोग जो है शायद हल्का दिमाग को थोड़ा ज़्यादा आप लोगों ने दौड़ा दिया, ये अच्छी बात है दिमाग को ज़्यादा दौड़ाना, ठीक है, बट इस टाइप की गलती मत करना एग्जाम में एटलीस्ट, है ना, सोचना। आज के क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है वेट बल्ब टेम्परेचर के रिलेटेड, दो स्टेटमेंट दिए गए। वेट बल्ब टेम्परेचर एक लिमिट इंडिकेटर है जो क्या कंसीडर करता है हीट एंड ह्यूमिडिटी बियॉन्ड विच ह्यूमन कैन इजीली टॉलरेट हाई टेम्परेचर्स। और दूसरा है वेट बल्ब टेम्परेचर इज हायर देन द ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्ट सेलिंग ऑफ सीड्स, ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए गए। देर इज reduced methane emission due to shorter flooding period and decreased soil disturbance. दूसरा है the cost of herbicides under direct selling of rice that is DSR is less as compared to conventional methods of rice cultivation. आपको बताना कौन सा सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो दो स्टेटमेंट दिए गए, पहला है एडुकेशन इज मेंशन्ड इन कंकरेंट लिस्ट और दूसरा है स्पोर्ट्स इज मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट। आपको बताना है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आउट फ्रॉम दीज फोर थिंग्स, दैट इज वन ओनली, बोथ टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू। कीजिए यार, सब कोई सॉल्व कीजिए और हिट द लाइक बटन एज वेल इफ यू लाइक दिस वीडियो, राइट, बिकॉज एवरी डे वी कीप ऑन making these kind of videos. Okay, anyways, this was all about the today's class, guys. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole videos. And if you at all want, then you can anytime contact to these numbers if you at all want to take admissions in Bhadra IAS Academy. ठीक है, चलो मिलते हैं next class में, bye bye, take care, and thank you guys, thank you for listening to the whole video, thank you very much.